एक गोली तक नहीं चला और 370 हम लोगों ने हटा दिया, 35 से हटाया। मुसलमान का एक वर्ग था जो कहता था शरीयत कानून के अंतर्गत मुस्लिम जो है वो गवर्न होना चाहिए, ट्रिपल तलाक का विरोध करते थे। वो तो थोड़ी शांति, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आ रहे हैं। हम लोगों ने ट्रिपल तलाक को हटाया, जो कोई दूसरा हिम्मत नहीं कर सकता था। और मुल्लाओं का जो एक वर्ग है वो बड़ी कन्वीनियंस की राजनीति करता था, कहता था साफ शरीयत कानून से हम गवर्न होते हैं। भाई शरीयत कानून से गवर्न होते हैं तो पूरे तरीके से गवर्न होइए ना। सिर्फ शादी करने के लिए अब्दुल को चाहिए 4 शादियों का परमिशन, अब्दुल को चाहिए कि ट्रिपल तलाक बोल दे तो किसी बेटी की पूरी ज़िंदगी खराब कर दे। लेकिन अब्दुल चोरी करेगा तो हाथ काटने के समय कहेगा कि नहीं साहब, यहाँ CRPC और भारतीय दंड संहिता लागू कीजिए। अब्दुल अगर बलात्कार करता है, अब्दुल एक प्रतीक है, अब्दुल अगर बलात्कार करेगा तो कहेगा नहीं साहब, यहाँ शरीयत कानून के अंतर्गत मुझे चौराहे पर खड़ा होकर पत्थर से मत मरवाइए, यहाँ CRPC लागू कीजिए, यहाँ भारतीय दंड संहिता लागू कीजिए। ये कन्वीनियंस की राजनीति हम लोग नहीं चलने देने वाले। और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमारे एजेंडा में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हम इम्प्लीमेंट करेंगे और एक देश में एक इलेक्शन, एक देश में एक कानून, ये हमारा अगला 5 वर्षों का एजेंडा है। किसी तरीके से इस तरीके की 2 तरह की बातें नहीं हो सकती। और हम यूएनओ चले जाते थे साहब, और यूएनओ जाने का जो कांग्रेस का पुराना इतिहास है ना, कश्मीर इंटरनल मैटर था देश का, लेकिन कश्मीर में 1947-48 में जब इन्वेजन हुआ था तो हम यूएनओ चले गए थे। और आज भी पाकिस्तान कहता है कि यूएनओ के पॉइंट्स के तहत ही कश्मीर का फैसला होना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को देश ने बदला है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब ये दोहरी राजनीति खत्म हो गई है। हमने कहा ना, एक ही देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 झंडे, वो तो हमने खत्म ही कर दिया। अब एक कानून। और आप सोचिए ना, एक चुनाव खत्म होगा और हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो 2029 तक हमारी केंद्र सरकार संकल्पित है कि सभी राज्यों के सहयोग से हम लोग लागू करेंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक ही चुनाव। पूरे समय सरकार को काम करने का मौका मिलेगा। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बड़े फेमसली कहा था मुंबई अधिवेशन में कांग्रेस का कि सिर्फ 15 पैसा जो है वो अंतिम बेनिफिशियरी को मिलता है, 85% उस राशि को बिचौलिए खा जाते हैं। तो ये हमारे सरकार और उनके सरकार में फ़र्क है। हमारे सरकार में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए 100% पैसा पूरे तरीके से गरीबों को ट्रांसफ़र होता है। और आप देखिए, हम लोगों ने गाँव में सबके पास अकाउंट्स नहीं थे। विश्व रिकॉर्ड है साहब, 50 करोड़ जनधन अकाउंट हम लोगों ने खोले, उनको लिंक किया। किसानों को सम्मान निधि देते हैं 6,000 रुपये, ताकि उनको कृषि करने में सुविधा हो। और इस राशि को भी रिवाइज करने की तैयारी चल रही है। उज्ज्वला योजना के तहत हमने बहनों के आंसू पोंछे, और जो बीमारियां होती थी ये कोयले के कारण और तमाम चीज़ों के कारण, उस पर लगाम लगाया। अब हमारी सरकार अगले टर्म में सिलेंडरों की संख्या को भी जो मुफ्त दिया जाता है वो बढ़ाने की कोशिश करेगी। आयुष्मान योजना जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का केस स्टडी बना, जो अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल्स में है, उसमें ये स्पष्ट किया गया कि जो भारत का आयुष्मान योजना है वो एक आई ओपनिंग योजना है कि कैसे गरीब भी भारत में उसी अस्पताल में इलाज कराते हैं जहां अमीर कराते हैं। और इसके तहत भी हम लोगों ने 30 से 40 करोड़ लोगों को अब तक लाभान्वित किया है। लेकिन अफसोस, झारखंड की बात करें तो झारखंड की सरकार ने आयुष्मान योजना का बेड़ा गर्क कर दिया। 220 करोड़ रुपये विड्रॉ किया था आयुष्मान योजना का, जो प्राइवेट अस्पतालों को हम लोगों ने पे ऑफ नहीं किया, जिसके चलते बहुत सारे अस्पतालों ने आयुष्मान योजना से सरकार को हटा दिया। किसानों के साथ इस सरकार ने अन्याय किया। हम लोग प्रति एकड़ 5,000 रुपये की किसानों को, गरीब किसानों को 5 एकड़ तक मैक्सिमम में आर्थिक सहायता राशि देते थे, 25,000 रुपये तक साल का। उसको इस सरकार ने बंद कर दिया। 1 रुपये में महिलाओं के लिए रजिस्ट्री किया करते थे साहब। महिलाओं को जब अगर शक्ति मिलेगी, परिवार में उनका कद बढ़ेगा, जब वो प्रॉपर्टी की भी मालकिन होंगी,
और इसके बड़े सकारात्मक परिणाम आए थे। 40 लाख महिलाओं ने, रघुवर दास की जब सरकार थी तो 5 वर्षों में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, अब ये संख्या 1000 में आ गई है। तो ये हमारे सरकार और उनके सरकार के नज़रिए का फर्क था। आदिम जनजाति, असुर, बिरहोर, पहाड़िया, जिनकी कोई सरकार सुध नहीं लेती थी, हम लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड क्रिएट किया और उनको लगातार टारगेट किया। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है। 1980 में बीपी मंडल साहब ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जमा किया। 10 वर्षों तक स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी की सरकारें सत्ता में रही, लेकिन 10 वर्ष तक कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को दबा कर रखा। 17 सितंबर 1990 को जब लोकसभा में इस पर बहस होनी थी, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने इसे लागू किया था, तो राजीव गांधी ने तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता के लिहाज से पॉइंट बाय पॉइंट मंडल कमीशन का विरोध करके कहा कि यह देश को बांटने वाला कानून है। तो ये कांग्रेस की सच्चाई है। तो क्या साहब 6000 रेप केसेस जो हेमंत सोरेन के कार्यकाल में हुए थे, बेटियों के साथ जो 1/3 आदिवासी बेटियों के साथ हुआ था, उसी को आगे बढ़ाना है? क्या हेमंत सोरेन के समय में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसी को आगे बढ़ाने के लिए हेमंत सोरेन पार्ट 2 आई है? क्या जो पिछले सरकार में आपने बेरोजगारों को 5,000 और 7,000 रुपये का ये जो स्टाइपेंड था प्रॉमिस किया था, अब आपने उसको ठगा? क्या अब आप उसको फिर से बढ़ाने वाले हैं? पूरे तरीके से ये फेल्ड गवर्नमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सरकार ने आदिवासियों के लिए नहीं किया ना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद माइनिंग मंत्री रहते माइनिंग लीज अनगढ़ अपने नाम कर लिया। एक लैंड लीज अपनी पत्नी को भी दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि ससुराल का ख्याल नहीं रखा। एक लैंड लीज अपनी साली को भी दे दिया, एक माइनिंग लीज अपने भाई को भी दे दिया बसंत सोरेन को, और एक माइनिंग लीज पंकज मिश्रा जो उनके विधायक प्रतिनिधि थे उनकी पत्नी को भी दे दिया। तो इनके लिए आदिवासियों का मतलब सिर्फ मुख्यमंत्री और उनके करीबी लोगों का जो गैंग है वही है। आज भी हम चैलेंज करते हैं आपके माध्यम से कि किसी सनीचरा मुंडा को, किसी मंगरा ओराव को इन्होंने कोई लैंड लीज और माइनिंग लीज दिया हो तो वो बताएं। तो पूरे तरीके से फेल्ड स्टेट है, फेल्ड करप्शन है और नेपोटिज्म है। जिस तरीके से भाई भतीजावाद है ना, अब हेमंत सोरेन के परिवार कहीं देखे, झारखंड में तो सब जानते हैं कि इनके कितने कितने लोग कहाँ पर काबिज है। बसंत सोरेन कहाँ है, हेमंत सोरेन अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं। कल्पना जी गांडे का चुनाव लड़ रही हैं। इनकी बहन अंजनी सोरेन जी भी तो बगल के प्रदेश उड़ीसा मयूरभंज से उम्मीदवार हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में साधारण कार्यकर्ताओं की नहीं पूछ होती। और फाइनली मैं बताऊं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ा डबल गेम खेल रही है। उसके 2 विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। एक पूर्व विधायक लोंगा खुटी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको इन्होंने निष्कासित कर दिया, पार्टी से एक्सपेल कर दिया। लेकिन 2 विधायक इनके चुनाव लड़ रहे हैं, तो छबरा लिंडा को सिर्फ रस्म अदायगी के लिए सस्पेंड किया, निलंबित किया, निष्कासित नहीं किया। यानी गुनाह 1, सजा का पैमाना 2। भीतर खाने मुझे लगता है ये एक साजिश कर रहे हैं कि इस सीट पे हम दूसरे नंबर पर आए तो अगले बार हमारा क्लेम बनेगा, क्योंकि किसी सीट पर पहले नंबर पे आने का तो किसी का सवाल नहीं बनता। लोबिन हेम्ब्रम चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं। क्या साहब आप क्या चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? तो जाहिर तौर पर ये फिक्स मैचेस चल रहा है। और हमें लगता है अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो अब आम जनता भी जान गई है कि हेमंत सोरेन दोबारा चुनकर नहीं आने वाले हैं। इनके विधायक भी जान गए हैं कि हेमंत सोरेन दोबारा चुनकर नहीं आने वाले हैं। डूबती नाव की कोई सवाल ही नहीं करता। और जहाँ तक इस मीडिया सेंटर की बात है तो हज़ारीबाग कि कोई किसी का प्रतिनिधि है तो ये मतलब नहीं कि कोई किसी का कहने पे इस्तीफा देना। देखिए हमारा पार्टी पूरा परिवार है। अगर कुछ नाराज़गी से कुछ लोग इस्तीफा दे रहे हैं या किसी के बहकावे में इस्तीफा दे रहे हैं, तो मुझे लगता है लोकसभा का चुनाव जहाँ 18-20 लाख वोटें होती हैं ना, वहाँ ऐसे इस्तीफों का कोई मैटर नहीं करता। वैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, लोकसभा के संयोजक जी हैं, वो इस मामले को ज़रूर गौर कर रहे होंगे। लेकिन यकीन मानिए हज़ारीबाग में पुराना सारा रिकॉर्ड टूटेगा। जी 40वां संशोधन इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इतने ज़्यादा संशोधन थे कि पूरे संविधान का प्रारूप बदलने की कोशिश की गई थी। कोशिश क्या कर दिया गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में उसे स्ट्राइक डाउन किया। आपको पता है 42वें संशोधन में क्या क्या चीज़ें थी?
स्टेट के पावर्स को, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को, हाई कोर्ट के पावर्स को कम करके पीएमओ में सब दे दिया गया था। तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जब पूरे संवैधानिक ढांचे को इमरजेंसी के दौरान 42वें संशोधन से बदलने की कोशिश की गई थी। मोदी जी बार बार कहते हैं कि इसी देश के संविधान के प्रति हमारी आस्था है और आस्था रहेगी। ये एक नैरेटिव वो लोग फैला रहे हैं ना, जो हम 400 सीट के लिए लड़ रहे हैं, वो 40 सीट के लिए लड़ रहे हैं, तो ऐसा नैरेटिव तो वो फैलाएंगे। कांग्रेस 2 बार से प्रतिपक्ष के नेता के पद लायक भी सीट नहीं जीत पाई। प्रतिपक्ष के नेता के लिए 10% सीटों की आवश्यकता होती है, वह 54 सीट 55 सीट भी वो नहीं जीत पाए। ये कांग्रेस की सच्चाई है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हम गलत बयानी कर रहे हैं, कि हम कैसे मुस्लिमों को आरक्षण है वो यहाँ दे रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस का ये आरोप है। अब मैं आपको रियलिटी चेक करके दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है। देखिए, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो का द कांग्रेस प्रायोरिटीज एंड प्रोग्राम पार्ट है। ये मैनिफेस्टो का उनका हिस्सा है। देखिए, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा है जो मुस्लिम आरक्षण और माइनॉरिटी आरक्षण की वकालत करता है। क्या लिखते हैं ये? द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज पायोनियर रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज इन केरला, कर्नाटका, Karnataka and Andhra Pradesh for employment, government employment and education on basis of their social and economic backwardness। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ लिखा है कि जो कांग्रेस है उसने कर्नाटका मॉडल, आंध्र प्रदेश मॉडल आदि के आधार पर माइनॉरिटीज़ का रिजर्वेशन, और मैं एक्सप्लेन करूंगा माइनॉरिटीज़ का मतलब सिर्फ मुसलमान कैसे होते हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए आरक्षण जो है वो पायोनियर किया है, और we are committed to adopt this policy at the national level। यानी कर्नाटका का जो इनका एक्सपेरिमेंट है वो राष्ट्रीय स्तर पे भी करेंगे। कर्नाटक में इन्होंने क्या किया था पता है? ये SC, ST, OBC को शामिल करा दिया था, मुस्लिम्स के कोटा को OBC में, यानी OBC का हक छीना था। कांग्रेस ने अपने 2004 के मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण की बात की थी। कांग्रेस ने अपने 2009 के मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण की बात की थी। 2006 में मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में कहा था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के कि देश की संपदाओं पर पहला हक जो है वो माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम्स का है। मुस्लिम्स इस पर वर्ड यूज़ किया था। और 2012 में तो सेंट्रल कैबिनेट ने कैबिनेट नोट प्रिपेयर कर दिया था मुस्लिमों को आरक्षण देने की। तो किसी भी आधार पर, किसी भी सूरत में मुसलमानों को धार्मिक आधार पर आरक्षण हम नहीं लेने देंगे। इसके लिए संवैधानिक दृष्टि से कोई कदम उठा ना पाए, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है साहब, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाया संविधान है। उन्होंने भी धार्मिक आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। और कांग्रेस का माइनॉरिटीज का मतलब मुसलमान सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि CA वो दूसरे माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन, सिख्स, पारसीज, उनको नागरिकता देने का कानून था, उसका उन्होंने विरोध किया। क्यों? क्योंकि उसमें मुसलमान शब्द नहीं था। तो ये सपना देखना भूल जाए, किसी भी सूरत में मुसलमानों को आरक्षण हमारी सरकार जब आएगी, ये कोई आंदोलन कर लें, ये लागू ना होगा साहब। राष्ट्रवाद का और गरीब कल्याण योजनाओं के आधार पर पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की सुनामी चल रही है। हमने 370 हटाया, 35A हटाया और 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान कराया। टेंट से निकालकर भव्य मंदिर में रामलला पधारे। गरीब कल्याण योजनाओं की बात करें तो महिलाओं के आंसू पोंछे उज्ज्वला योजना से 50 करोड़ खाते खोले। आयुष्मान योजना से गरीब और अमीर सब एक जगह इलाज करा रहे हैं। 20,000 करोड़ से आदिम जनजाति जो आपके हजारीबाग इलाके में भी हैं, उनके लिए योजनाओं की शुरुआत की। हम लोगों ने जो समाज के जिन लोगों का सूद नहीं लिया जाता था उनका सूद लेने का प्रयास किया। विश्वकर्मा योजना के तहत हम लोगों ने OBC के बड़े समुदाय को सेल्फ हेल्प से जोड़ा और उनको लोन की सुविधा उपलब्ध कराई। युवाओं को
50 करोड़, माफ़ कीजिएगा, युवाओं को हम लोगों ने 43 करोड़ मुद्रा लोन दिया और उनको स्वरोजगार और रोजगार देने वाला बनाया। तो ये हमारी चीज़ें थी जिसको लेकर हम आए। लेकिन ये जो विपक्ष का मंसूबा है, कांग्रेस जो बार बार मुस्लिम आरक्षण की बात करती है, वो अपने मैनिफेस्टो में या जिस चीज़ को, वो हम सफल नहीं होने देंगे। हम धार्मिक आधार पर आरक्षण के खिलाफ हैं और इनका जो कहना है ना कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल 4 शादियां नहीं करता और मेरा अब्दुल जो है वो ट्रिपल तलाक नहीं करता, तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्पोज करके जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनको भी न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर हम बढ़ रहे हैं और यकीन मानिए जिस तरीके से देश में एक लहर चली हुई है नरेंद्र मोदी को बनाने की, हजारीबाग में हमारा आकलन है कि आज तक हम जितने वोट से नहीं जीते उससे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। वो है जिस देश की जनता भूखों मर रही है। देखिए 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला, लेकिन सिर्फ गरीबी रेखा से बाहर निकाल देने से नहीं होता, आपको कोरोना के बाद लोगों को बैकअप देना होता। हम लोगों ने 80 करोड़ को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ गरीब थे, इसलिए कि वो अपने भोजन की चिंता छोड़कर आगे अपने तरक्की के बारे में सोचे। ये कहीं देश में दुनिया में उदाहरण दूसरा नहीं कि 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से निकाला और 80 करोड़ लोगों को आज तक मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहे हैं। क्योंकि एक बड़ी बीमारी होती है, एक बड़ी दुर्घटना होती है तो परिवार का जो रीढ़ होता है, आर्थिक स्थिति, वो टूट जाती है। तो ये सपोर्ट हमारा चलता रहेगा। गरीबों पर, किसानों पर हमारा जो फोकस है ना, वो हमेशा चलता रहेगा। हम कांग्रेस की तरह देश को लूटने वाले नहीं, बल्कि विश्व गुरु बनाने का सपना देखने वाले लोग हैं।